कहां तक हो गया है? कहां तक हो गया है? शीट के क्वेश्चन वगैरह में कि नहीं? थोड़े से हुए इनकम मेरा स्टार्ट हो गया है। चलिए फादर तो ये डायग्राम वाला क्वेश्चन हो गया होगा क्वेश्चन नंबर। चलो क्या क्या हो गया? एक हेडिंग बताओ कहां तक हो गया? लोकोमोशन हो रहा था, हो गया है। चलिए लोकोमोशन में ट्राइकस के बेसिस पे टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पढ़ लिया गया है। मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, तब कौन सा पढ़ा है? केवल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा। चलिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। एक हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजेला। फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने की कोशिश करी जा रही है। जब बेटा फ्लैजेला के बेसिस पे बैक्टीरिया की बात आती है, हमने आपको टर्म एक बताया था कि फ्लैजेला के लिए एक टर्म यूज होता है जिसको बोलते हो ट्राइकस, है ना? ट्राइकस टर्म यूज होता है। और ट्राइकस के बेसिस पे अगर आप बात करिए तो ट्राइकस है क्या? हेयर लाइक स्ट्रक्चर। बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को हम लोग बेटा नाम देते हैं फ्लैजेला। अब इसके बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन करोगे तो इसके कई सारे टाइप्स आपको पढ़ने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया में केवल एक साइड में फ्लैजेला है, तो इसे हम लोग नाम देंगे मोनोट्राइकस। इसे आप नाम देते हो मोनोट्राइकस, यानी सिंगल फ्लैजेला है और वो भी केवल एक साइड में है, तो कंडीशन कहलाएगी मोनोट्राइकस। अगर मान लीजिए कोई फ्लैजेला नहीं है, केवल एक बॉडी है, तो आप इसको नाम देते हो बेटा एट्राइकस। एट्राइकस का मतलब विदाउट फ्लैजेला। ऐसा बैक्टीरिया जिसमें कोई फ्लैजेला ना हो, एट्राइकस कहलाएगा। अगर मान लीजिए दोनों साइड में एक एक फ्लैजेला, एक इधर भी है एक इधर भी है, तो आप इसको नाम देते हैं बेटा एम्फीट्राइकस। तो इसको नाम दिया जाता है एम्फीट्राइकस। अगर मान लीजिए ऐसा कंडीशन हो जाए कि बंच ऑफ फ्लैजेला एक साइड में प्रेजेंट है, बंच ऑफ फ्लैजेला एक साइड में प्रेजेंट है, तो ऐसे कंडीशन को आप नाम देते हो क्या? लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। अगर बंच ऑफ फ्लैजेला एक साइड में प्रेजेंट है तो कंडीशन कहलाएगी लोफोट्राइकस। अगर मान लीजिए बंच ऑफ फ्लैजेला दोनों साइड में प्रेजेंट है, इधर भी आपको बंच ऑफ फ्लैजेला नजर आ रहा है और इधर भी आपको बंच ऑफ फ्लैजेला नजर आ रहा है, तो दोनों साइड में अगर बंच ऑफ फ्लैजेला है तो आप इसको नाम देते हो सिफेलोट्राइकस। तो इस कंडीशन के लिए टर्म यूज होता है सिफेलोट्राइकस। और अगर मान लीजिए कंडीशन ऐसी हो जाए कि यार पूरी बॉडी पे फ्लैजेला ही फ्लैजेला, तो अगर पूरी बॉडी पे फ्लैजेला ही फ्लैजेला प्रेजेंट है तो कंडीशन कही जाएगी पेरीट्राइकस। ये सारे नाम इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए इसको आप कहोगे पेरीट्राइकस। तो टोटल एक बार और मैं आपको गिनवा दे रहा हूं। अगर कोई फ्लैजेला नहीं, एट्राइकस। केवल एक सिंगल फ्लैजेला एक साइड में, मोनो। दोनों साइड में एक एक फ्लैजेला, एम्फी। एक साइड में बंच ऑफ फ्लैजेला, लोफो। दोनों साइड में बंच ऑफ फ्लैजेला, सिफेलो। और पूरी बॉडी पे फ्लैजेला। पक्की बात है। तो ये आपको टाइप्स याद रखना है, फटाफट नोट कर लीजिए। तो हम लोगों ने फ्लैजेला की बात कर ली है। एनसीईआरटी पद्दा नंबर 129, पैराग्राफ नंबर पहला, लाइन नंबर तीसरा या चौथा। जरा चलिए 129 पे पहुंचिए। पुरानी बुक पहुंच गए? वहां फ्लैजेला के यार 3 नाम दिया है क्या? बेसल बॉडी, हुक, फिलामेंट, ऐसा लिखा है। उसी का डिटेल कराने जा रहे हैं। तो आपको यार ये तीनों नाम ब्लैक कलर से लिख के दिए होंगे। पहला लिखा है बेसल बॉडी, दूसरा लिखा है हुक और तीसरा लिखा है फिलामेंट। इन तीनों के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी थोड़ी चर्चा हो जाए, अगर यहां तक हम लोग बात कर ही चुके हैं
क्योंकि आपसे तो पूछेगा कि फ्लैजिला मूव कैसे करेगा, तो आपको तो यार ये पता होना चाहिए कि फ्लैजिला का मूवमेंट होता कैसे है, क्या उसमें कोई रिंग या कोई स्प्रिंग लगी है क्या। इसी के बेसिस पे डिटेल स्टडी आपकी आ रही है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। तो एक हेडिंग डालिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। चलो रे अब ये आगे कैसे बढ़ेगा, वो वाला सिस्टम पता नहीं कौन चेंज कर दिया, तुम लोग नहीं चेंज किए हो। चलो हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लैजिला। फ्लैजिला के बारे में जब बात होती है तो आपकी एनसीईआरटी के पत्ता नंबर 1 to 9 पे 129 के पहले पैराग्राफ के चौथी लाइन में लिखती है कि ईच फ्लैजिला कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। 3 पार्ट से मिलकर के फ्लैजिला बना होगा। सबसे पहले जो नीचे के साइड में प्रेजेंट होता है बेसल बॉडी के नाम से जाना जाता है। उसके ऊपर एक और स्ट्रक्चर अटैच होता है जिसको हुक के नाम से पुकारा जाएगा, और सबसे ऊपर की तरफ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा जिसको आप फिलामेंट कहते हैं। 3 स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। जरा नजरों को घुमा के इधर देखिए। आप जब इधर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा नजर आने वाला है। जरा इधर बेटा, सबसे आगे की तरफ आपने देखा कि भाई ये हमारा स्ट्रक्चर है जो फ्लैजिला का है, और ये धंसा हुआ पार्ट आपको नजर आ रहा है। किसमें धंसा होगा? सेल वॉल में। तो ये हो गया बेटा सेल वॉल। और क्या है, इसमें भी 2 पार्ट हैं, एक आउटर और एक इनर। और सबसे नीचे की तरफ क्या प्रेजेंट होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। जरा ध्यान से देखिएगा, जो जो इधर है वो इधर भी है। ये तो बीच का अटैचमेंट मैंने दिखाया है। ये आपका क्या है? बीच का फ्लैजिला का अटैचमेंट है। ये सेल वॉल है बेटा। सेल वॉल में भी 2 लेयर है, आउटर और इनर। बीच का एक गैप आपको नजर आ रहा है, और फिर आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको थोड़ा सा लिख भी लिया जाए ताकि क्लियर होता चले। ये आपका आउटर सेल वॉल है, ये आपका इनर सेल वॉल है। इनर सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल है, और ये आपका पेरीप्लाज्मिक स्पेस के नाम से जाना जाता है। तो इसको आप कहते हो बेटा पेरीप्लाज्मिक स्पेस। तो इसे हम लोग डिनोट करते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस से। सबसे नीचे की तरफ जब आप देखेंगे तो बेटा पीएम साहब है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पक्की बात है। और ये स्ट्रक्चर किसका हमने दिया है? बैक्टीरिया के आउटर कवरिंग का, जिसमें आपको सेल वॉल नजर आ रहा है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है, और बीच की खाली जगह पेरीप्लाज्मिक स्पेस कहलाती है। जरा ऐसे बार बार सेल वॉल की चर्चा हो रही है। अगर बार बार सेल वॉल की चर्चा हो रही है तो यार एक डिटेल व्यू हम लोग सेल वॉल का भी ले लें ताकि क्लियर तो रहे कि बात क्या है। चलिए एक डिटेल व्यू हम लोग सेल वॉल का उठा रहे हैं। सेल वॉल के बारे में जरा सुनो, ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं, काफी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल के बारे में जब बात आती है तो एनसीईआरटी लिखती है कि सेल वॉल का कंपोजिशन, सेल वॉल जो होता है ये आपको 2 टाइप के होंगे। या तो सेल वॉल सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, या तो सेल वॉल बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है। या तो सिंगल लेयर्ड या तो बाई लेयर्ड। आप यार ये तो जान गए ना कि बाई लेयर्ड का मतलब तो 2 लेयर होगा और सिंगल लेयर का मतलब 1 लेयर होगा। अगर बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है तो आप बताइए क्या इसमें आउटर और इनर होंगे? यानी 1 लेयर बाहर होगा और 1 लेयर अंदर होगा। बाहर वाले को आउटर और अंदर वाले को इनर के नाम से पुकारा जा रहा है। अरे आप कह दो बेटा जो आउटर लेयर बनेगी वो तो थिक होगी। कैसी होगी? थिक होगी। और जो इनर लेयर बनेगी वो कैसी होगी? थिन होगी। जो आउटर लेयर बनेगी वो थिक और जो इनर लेयर बनेगी वो थिन होगी। ध्यान से सुनते चले जाइए, अभी लिखिएगा इसको। जब और बात आती है तो आप तो ये भी कह दो कि जो भी इसमें लेयर आएंगे, जो थिक लेयर है इसका कंपोजिशन लिपोपॉलीसैकेराइड का बना है। मतलब आउटर लेयर किसका बना है? लिपोपॉलीसैकेराइड। तो इसका कंपोजिशन आपको याद रखना है, लिपोपॉलीसैकेराइड है।
जबकि जब हम इनर वाले की बात करते हैं तो इसका कंपोजिशन किसका है बेटा? पेप्टिडोग्लाइकॉन। किसका है? पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो आपको याद रखना है कि इनर जो थिन है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना है, आउटर जो थिक है वो लिपोपॉलीसैकेराइड का बना है। अच्छा, सिंगल लेयर स्ट्रक्चर में जब बात आती है तो केवल एक ही लेयर है, इसमें आउटर इनर नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ किसका बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का। किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकॉन का, क्योंकि एक ही लेयर है। तो याद रखेंगे कि ये बना हुआ है पेप्टिडोग्लाइकॉन का। अब जरा एक चीज और सुन लो रे, यानी यहां पे अगर हम लोग इसको समझाने की कोशिश करें तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि आउटर सेल वॉल एलपीएस का बना होगा? एलपीएस लिपोपॉलीसैकेराइड। इनर सेल वॉल आपका किसका? पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या पेप्टिडोग्लाइकॉन को पीजी लिख दूं? लिख दो बेटा। और जो ये दोनों के बीच मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच का जो गैप है उसको पेरिप्लाज्मिक स्पेस कह रहे हो। अब तो जो मैं बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। बात जब आती है तो इस पूरे स्ट्रक्चर्स के अंदर बेटा टोटल 4 रिंग प्रेजेंट होते हैं, 4 रिंग। पहला जो रिंग होगा, ये रिंग आपको यहां नजर आ रहा है, बन जाओ रे रिंग अच्छे से। पहला रिंग दिख रहा है। इसके अलावा जो दूसरा रिंग है वो यहां स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जो तीसरा रिंग है वो यहां स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, और जो चौथा रिंग है वो सबसे नीचे दिख रहा है। दिख रहा है? यानी आपको तो यार टोटल 4 रिंग इसमें बना करके आपको दिखा दिए गए। ये जो टोटल 4 रिंग आपको नजर आ रहे हैं, अगर इसके नाम लिखे जाएं तो आपको याद रखना है, इसका नाम है बेटा एल रिंग, इसका नाम है पी रिंग, इसका नाम है एस रिंग और इसका नाम है एम रिंग। एल पी एस एम, टोटल कितने रिंग हुए? 4। अरे आप तो ऐसे कह दो रे, 4 से अच्छा है आप ये कह दो कि 2 पेयर, 1 पेयर 2 पेयर। तो टोटल आपको फ्लैजेला में कितने रिंग मिल रहे हैं बेटा? 4। कितने पेयर में मिल रहे हैं? 2 पेयर में। तो फ्लैजेला के अंदर याद रखोगे बेटा 4 रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, 4 रिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। और ये 4 रिंग के नाम आपसे पूछे जाएंगे, जरा बताओ रे। एल पी एस एम क्या है? LPSM, लपशम, लपशम रिंग, लपशम, तो ये रिंग का नाम क्या हो गया? लपशम या LPSM। एक चीज बताओ, हमने जो सेल वॉल बनाई है, हमने लिखा यार सेल वॉल सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। कुछ तो लोचा है यार, यानी किसका डबल होगा किसका सिंगल होगा ये भी तो क्लियर होना चाहिए। यानी बैक्टीरिया में भी ऐसी 2 कैटेगरी है कि किसी का ऐसा जो डबल हो और किसी का ऐसा जो सिंगल हो। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से बैक्टीरिया ऐसे जिनका वॉल सेल वॉल सिंगल है और कौन से बैक्टीरिया ऐसे जिनका सेल वॉल डबल है। कह देना बेटा, जो सिंगल लेयर है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहलाएंगे। कौन सा बैक्टीरिया? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिनमें डबल लेयर मिलेगी उसे क्या कहोगे रे? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। अरे 2 टाइप के बैक्टीरिया मिल गए क्या? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव। आप कहोगे पहले ये तो समझाओ यार कि पॉजिटिव निगेटिव है क्या। हम कहेंगे थोड़ा ठंड रखो बेटा, सब आएगा समझ में। अभी धीरे धीरे आपको जब स्टेनिंग पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव है क्या। अभी तो बस इतना याद रखो कि जो ग्राम निगेटिव हैं उनकी सेल वॉल डबल लेयर है, बाई लेयर है, और जो आपके ग्राम पॉजिटिव हैं वो सिंगल लेयर यानी कि सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर मिलती है, जिसमें कोई थिक लेयर आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि आपने तो लिखा है ना पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना है, और पेप्टिडोग्लाइकॉन कौन है? इनर, यानी थिक नहीं है। लेयर कैसी है? थिन है। बैठ रहा है दिमाग में कुछ कुछ? अब की बात है, विद्या के बताओ। चलो तो बेटा याद रखो रे, टोटल रिंग कितने हो गए? LPSM, और LPSM यहां पे प्रेजेंट है। कोई बताएगा L फॉर क्या है? L फॉर लिपोपॉलीसैकेराइड, P फॉर पेप्टिडोग्लाइकॉन, S फॉर
पेरिप्लाज्मिक स्पेस, M फॉर मेम्ब्रेन। जरा फिर से बोल दो, L फॉर, खा के नहीं आए वो तो थोड़ा तेज बोलो रे, अभी तो पहली क्लास है। ऐसे ही जो नहीं बोलते उनके मुंह में साटिका हो जाता है, लोगों के पैरों में साटिका हुआ करता है, साटिका में चलने में दिक्कत आती है, ऐसे मुंह खोलने में भी दिक्कत आएगी नहीं बोलोगे तो। आदत डालो बेटा, मुन्ना समझ पा रहे हो बेटा? L फॉर, P फॉर, S फॉर, M फॉर, और गजब गजब, यही जुनून चाहिए। चलो बेटा, अब जरा ये बताओ, हमने ये तो लिख दिया कि इसमें चारों हैं और इसमें मतलब इसमें बाई लेयर, इसमें सिंगल लेयर, तो क्या आप बताओगे कि ये चारों रिंग क्या दोनों टाइप के बैक्टीरिया में होगा, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव? नहीं। किसमें क्या नहीं होगा? सिंगल में नहीं होगा, वो एल नहीं होगा। गजब, बताओ जरा सिंगल में कौन नहीं होगा बेटा? एल नहीं होगा। अरे हमने अभी बोला वो जोड़े में है, क्या एल अकेले जाएगी? अरे पी को ले जाएगी क्योंकि वो तो जोड़े में है। अरे एल अकेले नहीं जाएगी, एल साथ को पी ले जाएगी, यानी साथ को पी को लेके जाएगी। तो एल पी लप गए, कौन बचा? सम। लप गए तो कौन बचा? एल पी चले गए और कौन बचा रे? एस। तो यहां पे जो आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में रिंग मिलती है वो केवल S एंड M रिंग ही होगा। कौन नहीं होगा? LP नहीं होगा। नहीं समझ में आया? और जब आप इसमें बात करते हो तो इसमें कौन होगा? सब होंगे, L भी होगा, P भी होगा, S भी होगा, M भी होगा। कह दो बेटा लपशम रिंग होगा, लपशम रिंग। पक्की बात है क्या? तो आपसे तो क्वेश्चन यही पूछेगा नीट में कि बताइए जरा चारों रिंग किसमें हैं? आप तो कह देना बेटा ग्राम निगेटिव, और दो रिंग किसमें है? पक्की बात है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, कहां पे किसका लोकेशन है वो भी लिखा हुआ है क्या? लिखा है बेटा। तो रिंग के स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने लिखे गए हैं कि किसका प्रेजेंस कहां पे है। छापो बेटा जल्दी। तो all 4 rings present in gram negative and only 2 rings present in gram positive. बढ़िया से नोट्स बना रहे हो तुम लोग, ये नोट्स ही आगे काम देगा क्योंकि सारा रिवीजन नोट्स पे होना है, इसलिए नोट्स अच्छे से बनाइएगा। और ये नोट्स अगर बना लेंगे तो आप कभी भी तैयारी करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है, क्योंकि ये सारी की सारी एनसीईआरटी की लाइंस पढ़ाई जा रही है, कुछ इस चैप्टर के तो कुछ सेल वाले चैप्टर के। जल्दी बनाओ बेटा जल्दी। तो आप लिख लेंगे all 4 rings present in gram negative bacteria और LP ring absent in gram positive। तो LP absent होगा, SM present होगा, LP absent होगा। आपने तो अभी एक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, वो है उसका बेसल बॉडी, और आपने कहा कि बेसल बॉडी में यार 4 रिंग प्रेजेंट हैं, LP और SM। यही जो आपका स्ट्रक्चर है जब आगे ऊपर की तरफ जाता है तो एक बल्जिंग पार्ट बना देता है। ये जो पार्ट आता है इसको आप हुक के नाम से पुकारते हैं, और इसी हुक में एक और पतला सा लेयर आपको मिलेगा जिसको आप फिलामेंट के नाम से पुकारेंगे। ये देखो बेटा कौन है ये? फिलामेंट।
तो ये हो गए फिलामेंट। कोई इसको मसाल नहीं कहेगा, ये तो फिलामेंट है। तो याद रखना रे कि ये जो आपने बनाया है इसको आप फिलामेंट के नाम से पुकारते हैं। ये जो आपने बनाया है इसको आप हुक के नाम से पुकारते हैं, और ये जो आपने बनाया है ये बेसल बॉडी के नाम से पुकारा जाता है। तो टोटल ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी, ये आपको लेयर नजर आ रही है। जो इधर वो इधर, यानी ये तो हमने एक कट सेक्शन आपको समझाया है। अब एक चीज और आती है बेटा, जरा इसको भी सुन लो यहीं पे। जब फ्लैजेला की बात आती है तो फ्लैजेला में एक प्रोटीन होता है जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन कही जाती है। तो एक इसमें प्रोटीन होता है जिसको कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के नाम से आप पुकारते हो। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है इसमें, उसको हम बोलते हैं क्या? फ्लैजेलिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? फ्लैजेलिन प्रोटीन। तो आप तो कह दो बेटा कि जो फ्लैजेला का प्रोटीन है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। जो फ्लैजेला का प्रोटीन है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा। एक चीज और याद रखो रे, आप जब भी फ्लैजेला के अंदर इस प्रोटीन के अरेंजमेंट को देखते हो तो इसमें जो अरेंजमेंट है वो 4+4 का है। किसका है? 4+4 का। चलो अब 4+4 को देखने के लिए जरा अंदर चलना पड़ेगा। चलते हैं बेटा अंदर। क्या करना है आपको? फ्लैजेला को पकड़ो। पकड़ लिया फ्लैजेला को, काट दो बेटा, काट दो। काट दिया फ्लैजेला को। अब ऐसे करके देखो, जब फ्लैजेला को कट करके आप सामने से देखेंगे तो 4 प्रोटीन ऊपर, 4 प्रोटीन नीचे, तो आपको स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से घूमा घूमा सा नजर आएगा। यानी 4 की एक क्या बन रही है? अरेंजमेंट हो रही है। तो जब भी आप फ्लैजेला का एक कट सेक्शन करेंगे तो इस कट सेक्शन में 2 पोर्शन में आपको अरेंजमेंट नजर आएगा। 4 प्रोटीन बॉडी ऊपर और 4 नीचे, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हो? 4+4 अरेंजमेंट। तो फ्लैजेलिन प्रोटीन के बारे में अगर आप बात करो तो इसका जो अरेंजमेंट है वो कितना है? 4+4। आपने जब कट करके देखा तो आपको एक्चुअल में अरेंजमेंट यार कुछ ऐसे नजर आ रहा है। जरा इसको देखो, अगर आप इसको कट करके देखोगे तो आपको अरेंजमेंट कुछ ऐसा नजर आएगा। एक ये नजर आ रहा है, जरा ध्यान से। एक ये नजर आ रहा है, 1 2 3 एंड 4 दिख रहा है क्या? 4 ऊपर और 4 इसी के पैरेलल में क्या होंगे? नीचे। लाइट कलर कैसी आपको? 4 इसी के पैरेलल में नीचे दिख रहा है आपको। तो 4 ऊपर 4 नीचे, मैंने बोला ना कि एक के ऊपर एक अरेंज है। तो अरेंजमेंट कुछ ऐसे चल रहा है, घूम घूम के। 4 ऊपर है, 4 नीचे है। फ्लैजेला ऐसे देखो, और यही फ्लैजेला आगे की तरफ जब जाएगा तो मोटी एक रस्सी जैसा बना दे रहा है। आपने जब कट किया तो अरेंजमेंट ऐसा है, 4 ऊपर और 4 नीचे। तो 4 प्रोटीन बॉडी ऊपर और 4 प्रोटीन बॉडी नीचे, अरेंजमेंट कुछ ऐसे घूमते हुए जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा। और ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई देती है। तो अरेंजमेंट ऐसा ही है जो आपको याद रखना है। तो 2 चीजें याद रखना है, फ्लैजेला के अंदर जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है फ्लैजेलिन प्रोटीन के नाम से जाना जाएगा, और अरेंजमेंट याद रखना बेटा 4+4 का है। तो अरेंजमेंट 4+4 का अरेंजमेंट होता है। फटाफट नोट करो। अरेंजमेंट 4+4 का, और प्रोटीन का नाम है फ्लैजेलिन प्रोटीन। हो गया क्या?
लिख लीजिए तो बताइए जल्दी। हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाओ बेटा, आपने सेल एनवलप की बात कर चुके हैं क्या हम लोग? जरा सेल एनवलप के बारे में एक चर्चा हो जाए। जब बात स्टार्ट होती है बैक्टीरिया की, तो आप कहते हो कि इस पे सेल एनवलप मिलता है, और जो ये सेल एनवलप होते हैं ये टोटल 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर है। सबसे ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स, तो सबसे ऊपर आपको ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर मिलती है, उसके बाद सेल वॉल, और सबसे नीचे सेल मेम्ब्रेन। तो टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए बेटा? 3, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। ये तीनों स्ट्रक्चर मिला के किस नाम से जाने जाते हैं? सेल एनवलप। पक्की बात है। अब जरा इधर सुनो, इस सेल एनवलप के ऊपर कुछ एक्सटर्नल अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इस पे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होता है जिसको आप कहते हो एक्सटर्नल अपेंडेजेस। एक्सटर्नल अपेंडेजेस में क्या क्या प्रेजेंट होता है? जब भी आप बात करते हो बेटा एक्सटर्नल अपेंडेजेस की, तो सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल अपेंडेजेस का जरा स्ट्रक्चर देखेंगे ध्यान से। ये बेटा एक बैक्टीरिया हमने बना दिया, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्लैजेला के नाम से पुकारते हैं। एक बैक्टीरिया और उसके साथ एक बड़ा स्ट्रक्चर क्या कहला रहा है? फ्लैजेला कहला रहा है। जरा ध्यान से देखना रे, इस पे कुछ ऐसे छोटे 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 स्ट्रक्चर भी हैं। जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं इनको आप क्या कहते हो? पिलाई। सीलिया नहीं आएगा, ये क्या कहलाएगा? पिलाई। और पिलाई भी कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक शॉर्ट पिलाई, एक लॉन्ग पिलाई। शॉर्ट पिलाई, लॉन्ग पिलाई, शॉर्ट पिलाई, लॉन्ग पिलाई। तो जरा ध्यान से सुनो, एक तो आपने एक्सटर्नल अपेंडेजेस में क्या पढ़ा? फ्लैजेला। फ्लैजेला का डिटेल तो आपने कर ही लिया। फ्लैजेला का फंक्शन क्या है? रोटेटरी मूवमेंट कराना, बॉडी को मूव कराने में हेल्प करता है। दूसरा एक्सटर्नल अपेंडेजेस है बेटा पिलाई। क्या कहलाएगा? पिलाई। ये जो पिलाई होती है, आपने कहा कि टोटल ये 2 टाइप के होते हैं। एक आपको छोटे छोटे नजर आ रहे हैं तो इसको आप शॉर्ट पिलाई के नाम से बुलाओगे, और एक जो बड़े बड़े नजर आ रहे हैं उसको आप लॉन्ग पिलाई के नाम से बुलाएंगे। शॉर्ट पिलाई और लॉन्ग पिलाई। अरे बेटा, ये पिलाई के अंदर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इस प्रोटीन को हम लोग नाम देते हैं पाइलीन प्रोटीन या पिलीन प्रोटीन। तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है उसका नाम पिलीन प्रोटीन कहा जाता है। आप तो याद रखो कि जो आपको शॉर्ट नजर आ रहे हैं, छोटे छोटे नजर आ रहे हैं, ये शॉर्ट पिलाई, ये शॉर्ट पिलाई। जनरली जो शॉर्ट पिलाई है इसको हम लोग क्या और कह सकते हैं? फिम्ब्री। तो इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? फिम्ब्री। तो याद रखिए इसी का दूसरा नाम फिम्ब्री पुकारा जाता है, फिम्ब्री। और ये बेसिकली इसमें हेल्प किसमें करते हैं? अटैचमेंट में। अरे आपके आजू बाजू, आपके चश्मे, आपके हाथों पे भी बैक्टीरिया चिपका है। किसके हेल्प से चिपका है? इसी शॉर्ट पिलाई के हेल्प से, या आप बोल सकते हो फिम्ब्री के हेल्प से। तो इसका किसमें हेल्प है? हेल्प इन अटैचमेंट, हेल्प इन अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम, अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैचमेंट बना के रखने के लिए क्या हेल्प करता है? शॉर्ट पिलाई। जो लॉन्ग पिलाई होते हैं, याद रखना बेटा, जो लॉन्ग पिलाई होते हैं इनको हम लोग सेक्स पिलाई के नाम से जानते हैं। तो इसी को आप कौन सा पिलाई कहोगे? सेक्स पिलाई। अरे यही क्या फॉर्म करेगा बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो यही फॉर्म करेंगे, कॉन्जुगेशन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। ये कॉन्जुगेशन ट्यूब किसमें हेल्प करेगा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में। यानी जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया की बात होती है
तो वहां पे एक जीन्स को दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करने में हेल्प जो करेगा वो कौन है? कॉन्जुगेशन ट्यूब। तो याद रखना इसका काम क्या है बेटा? जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो इसका मेन फंक्शन होता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करना। यहां तक किसी बालक को कोई दिक्कत? तो आपने क्या पढ़ा? एक एक्सटर्नल एपेंडेजेस में आपने खत्म किया फ्लैजेला, दूसरे एक्सटर्नल एपेंडेजेस में पिलाई। आपने कहा कि जो पिलाई है उसमें एक प्रोटीन है, पाइलिन प्रोटीन है। ये दो टाइप के हो सकते हैं, या तो छोटे छोटे तो शॉर्ट पिलाई, बड़े बड़े तो लॉन्ग या सेक्स पिलाई। सेक्स पिलाई का काम है दो बैक्टीरिया के बीच में ट्यूब डेवलप करना, जिसको कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं। आप कहोगे यार ये अगर पिलाई है तो ये तो हार्ड होना चाहिए ना बेटा, ये अंदर से हॉलो होता है। अरे तभी तो ट्यूब बना पाएगा। अगर ये ब्लॉक हो जाए, मोटे मोटे सेल्स आ जाए, तब तो वो कभी कॉन्जुगेशन ट्यूब बना ही नहीं पाएगा। तो याद रखना कि ये स्ट्रक्चर में कैसे होते हैं? हॉलो। ये हॉलो होते हैं बेटा, खाली होते हैं अंदर से। तो ये हो गया आपका कॉन्जुगेशन ट्यूब बनाने में। दूसरा हेल्प करता है किसको? अटैचमेंट कराने में। तो ये जो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ किया है, आप तो इसको फ्लैजेला के नाम से पुकारते हैं। ये हो गया बेटा फ्लैजेला। जो बड़े बड़े पिलाई हैं इसको आप कहते हो लॉन्ग पिलाई, और लॉन्ग पिलाई को ही सेक्स पिलाई के नाम से जानते हो। जो छोटे छोटे हैं उनको आप कहते हो बेटा शॉर्ट पिलाई। दोनों के फंक्शंस तो क्लियर हो गए होंगे, पक्की बात है। अब जरा इसको देख, अच्छा चलो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हम लोग लॉन्ग पिलाई का फंक्शन अभी देख लेंगे। तो ये हो गया यार, लिख लिए? चलिए इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा ये। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, पिलाई से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शॉर्ट पिलाई, लॉन्ग पिलाई। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि ब्रिशल लाइक स्ट्रक्चर्स किस में मिलेंगे, किसके होते हैं? आप कहेंगे शॉर्ट पिलाई। ब्रिशल का मतलब होता है टूथ ब्रश। टूथ ब्रश आपने देखा है ना, उसमें छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स तो होते हैं। तो शॉर्ट पिलाई कैसे दिखते हैं? ब्रिशल लाइक। ब्रिशल लाइक टूथ ब्रश से, टूथ ब्रश लाइक होते हैं। हो गया इतना? अगर आपसे ये पूछा जाए कि यार इंफेक्शन कौन कॉज कराएगा, शॉर्ट या लॉन्ग? जल्दी जवाब दीजिए। इंफेक्शन कौन कॉज करा सकता है, शॉर्ट पिलाई या लॉन्ग पिलाई? शॉर्ट क्यों नहीं? अगर लॉन्ग तो शॉर्ट क्यों नहीं? अरे बेटा आपने तो कहा कि ये जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में हेल्प करेगा, तो ये कैसे आपका इंफेक्शन कॉज करा सकता है? ये तो करा ही नहीं सकता इंफेक्शन कॉज। अरे जो सटेंगे वही कुछ दे के जाएंगे। आपको जब कोरोना होता है आप किसी से सट जाओ बेटा, जैसे ही आप उसके पास जाएंगे आप प्रसाद के जैसे बांट के चले आएंगे। यानी याद रखिए कि जो चिपकेगा वही तो इंफेक्शियस होगा। यानी अगर इन दोनों में आपसे कभी पूछ दे कि इंफेक्टिव कौन, कह देना बेटा शॉर्ट पिलाई। तो शॉर्ट पिलाई इंफेक्टिव है, इंफेक्टिव है, इंफेक्शन कॉज कराएगा, यानी डिजीज कॉज कराएंगे। लॉन्ग पिलाई डिजीज कॉज नहीं कराएगा। याद रखना बेटा ये छोटी छोटी बातें हैं, मगर यही छोटी छोटी बातें क्वेश्चन में पूछी जाती हैं।
चलो रे उधर किनारे चलो, चलो चलो, अरे चलो रे, क्या है ये, लैग कर रहा है, ऐसे लैग करेगा तो क्या है डॉक्टर बनेगा। चले आगे, चलिए आगे की तरफ चलिए जरा। अब आपको जरा एक क्लासिफिकेशन भी करा दिया गया ताकि कुछ बातें और क्लियर हो जाए। एक तरफ आप लिखेंगे बेटा बैक्टीरिया, एक तरफ लिखेंगे आप शॉर्ट पिलाई, शॉर्ट पिलाई, और एक तरफ आप लिखेंगे लॉन्ग पिलाई, शॉर्ट पिलाई, लॉन्ग पिलाई। पक्की बात है। अब जरा सुनो रे ध्यान से, जब बात आती है, बहुत बढ़िया, जब बात आती है बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया में क्या दो टाइप के बैक्टीरिया होंगे, मेल और फीमेल, दो टाइप के। कह दो बेटा अगर मान लो मेल है और पैथोजेनिक है, मेल है पैथोजेनिक है, तो बताओ क्या उसमें शॉर्ट पिलाई होगा, होगा, क्या उसमें लॉन्ग पिलाई होगा, होगा, लॉन्ग पिलाई होगा, यानी शॉर्ट भी होगा और लॉन्ग भी होगा। जरा दूसरी बात सुनिए, अगर मान लो बेटा मेल है और नॉन पैथोजेनिक है, मेल है और नॉन पैथोजेनिक है, तो जरा बताओ रे क्या शॉर्ट पिलाई होगा, ना ना, क्योंकि आपने तो कहा कि अगर शॉर्ट पिलाई है तो ही इंफेक्शियस है, अगर है ही नहीं वो इंफेक्शियस तो क्या शॉर्ट पिलाई रखा है, यानी ये नॉन पैथोजेनिक। क्या लॉन्ग पिलाई होगा बेटा, मेल के अंदर हमेशा लॉन्ग पिलाई होगा ही होगा, पक्की बात है। अब आ जाओ फीमेल वाले पे। फीमेल अगर मान लीजिए पैथोजेनिक है, तो जरा बताओ रे क्या फीमेल के पास शॉर्ट पिलाई होगा, होगा, क्या लॉन्ग पिलाई होगा, ना ना, क्योंकि वो फीमेल है। फीमेल आगे आपको जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में बताऊंगा कि आप मेल बेटा उन्हें कहते हो, उस बैक्टीरिया को मेल कहोगे जिनके पास जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए तो है ही, उसके अलावा भी एक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। दिख रहा है, यानी यहां एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जिसका नाम है प्लाज्मिड, और एक आपको दिखाई दे रहा है आपका, ये कहलाता है न्यूक्लियोइड, या न्यूक्लियोइड कहलाता है, या इसी को बोलते हो क्या, मेन डीएनए, जीनोफोर। तो जीनोफोर मेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड मैंने बोला था डीएनए के जीन्स को कैरी करके ले जाने वाला है। अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो आप इसको मेल के जैसे कंसीडर करेंगे। किसके जैसे कंसीडर करेंगे, मेल के जैसे। लेकिन अगर कभी आपको ऐसा दिखे कि ये बैक्टीरिया है और इसमें तो केवल आपको डीएनए मिल रहा है, प्लाज्मिड क्या है, एब्सेंट है, तो ऐसे बैक्टीरिया को आप फीमेल बैक्टीरिया कंसीडर करेंगे। नहीं आया समझ? अगर बैक्टीरिया के पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए और न्यूक्लियोइड दोनों हैं, कह देना बेटा मेल है, और अगर केवल मेन डीएनए है न्यूक्लियोइड नहीं है तो कह देना कौन है, पक्की बात है। कॉन्जुगेशन ट्यूब तो यार तभी बनेगा ना जब कुछ ट्रांसफर करना हो, और ट्रांसफर तो यही कर सकता है क्योंकि इसी के पास एक्स्ट्रा है, क्योंकि इसके पास तो नहीं है प्लाज्मिड, तो जिसके पास होगा वही ट्रांसफर करेगा। यानी मेल को अगर हम देखते हैं तो मेल के पास हमेशा लॉन्ग पिलाई होगा ही होगा, तभी तो आप उसको मेल बोल रहे हो प्लाज्मिड के बेसिस पे। नहीं आया? तो अगर मान लो बेटा फीमेल नॉन पैथोजेनिक है तो क्या विचार है फिर इस पे? क्या उसके पास शॉर्ट पिलाई होगा? नहीं होगा। क्या लॉन्ग पिलाई होगा? नहीं होगा। समझ में आया क्या? पक्की बात है। कोई ऐसा बालक जिसको ना समझ में आया, बेटा लिखो, छापो जल्दी।
गया? इसको कर लो, आपके 2 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। मतलब बैक्टीरिया आपको सेल में भी दिया है, वहां पे भी आपको क्लियर हो जाएगा और यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। जबकि आपकी एनसीईआरटी इतना डिटेल देती नहीं है। आपकी एनसीईआरटी इस चैप्टर को डिटेल कहां दी है? सेल चैप्टर में। तो आप पढ़ के यहां से जाइए, सेल चैप्टर में दनादन क्वेश्चन मारिए, क्योंकि यार जो जहां मिल रहा है उसको वहीं निपटाते रहो, ये नहीं कि वहां